नमस्कार, खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश कुमार। कोरोना की दूसरी लहर ने लोगों को डरा दिया है। हर रोज कोविड-19 से मरने वालों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में तीसरी लहर की खबर ने लोगों को हिला दिया है। हालांकि कोरोना से संक्रमित करीब 80% लोग ठीक हो रहे हैं, ये राहत भरी खबर है। लेकिन इस संक्रमण का असर कितना ज्यादा हो रहा है? सही होने के बाद भी लोगों में काफी कमजोरी रह रही है और कोरोना से रिकवरी में आपका खान पान, दिनचर्या भी काफी अहम है। ऐसे में आपको अच्छा खाना खाना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए, जो लोग रिकवर हुए हैं उनके लिए जो एक्सपर्ट हैं वो क्या कह रहे हैं, इसे हम समझेंगे। और ये कार्यक्रम आप ही के लिए है, क्योंकि जो लोग कोरोना से रिकवर हुए हैं उनके सामने कई तरह के सवाल हैं, कमजोरी है या फिर कई तरह की दिक्कतें हैं, तो उनको क्या करना है, कैसे दिनचर्या की अपनी शुरुआत करनी है, एक्सपर्ट से हम ये जानेंगे। हमारे साथ अब से कुछ देर में एक वरिष्ठ पैनल जुड़ेगा जिनसे हम जानेंगे कि कोरोना से जो लोग ठीक हुए हैं उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे भी केसेस हैं जिनमें लक्षण काफी दिनों तक रह जाते हैं, रिपोर्ट हालांकि नेगेटिव आ जाती है, इससे निकलने में वक्त लगता है। तो ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको समझाते हैं कि आपका क्या करना है, कैसे रहना है, क्या खान पान होना चाहिए, क्या दिनचर्या होनी चाहिए और कैसे आप स्वस्थ रह सकते हैं। हर सुबह खाने पीने की एक हेल्दी डाइट आपको लेनी है और जिसमें कुछ चीजों को शामिल करके आप अपने आप को बेहतर महसूस कर सकते हैं और कोशिश करें कि घर का बना खाना ही खाएं। तो कोरोना से ठीक होने के बाद अगर आपको हल्के लक्षण है, आपको धीरे धीरे व्यायाम की शुरुआत करनी चाहिए। सुबह जल्दी उठें और थोड़ा योग करने के बाद आधा घंटा यानी 30 मिनट तक आप योग करें। हल्की धूप ले सुबह की, और धूप में बैठने से शरीर को चूंकि विटामिन डी मिलता है और कोरोना से ठीक होने के बाद या संक्रमण के दौरान भी आपका जो खान पीन है वो अच्छा होना चाहिए। हर सुबह खजूर, किशमिश, बादाम और अखरोट को अपने खाने में जरूर शामिल करें। हल्का और आसानी से पचने वाला खाना खाएं और इसके अलावा कोशिश करें कि घर का बना हुआ खाना ही अपने भोजन में शामिल करें, बाहर की चीजों को अवॉइड करें। ये कुछ जानकारियां हैं और अभी हम और कुछ बारीकियां जो है वो समझेंगे। एक्सपर्ट हमारे साथ अभी जुड़ेंगे और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो लोग रिकवर हुए हैं वो क्या करें, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको प्लाज्मा डोनेट करना है, कब वो प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं, कब वो दूसरों की जान बचा सकते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको रिकवर होने के बाद भी कमजोरी महसूस हो रही है, वो घर में हैं लेकिन अभी भी खुद को ठीक महसूस नहीं कर रहे, वो क्या करें और कैसे अच्छा खाना आप खा के अपने डाइट को बेहतर करके आप स्वस्थ रह सकते हैं, उसको भी हम समझेंगे। और क्या क्या करना चाहिए, योग किस तरीके के करने चाहिए, क्या व्यायाम करने चाहिए, क्या एक्सरसाइज करना चाहिए, इसको हम समझेंगे। हमारे साथ सिद्धार्थ गुप्ता है जो कि हेल्थ एक्सपर्ट है। इसके अलावा डॉक्टर अनूप अग्रवाल है जो कि चेयरमैन है नर्सिंग होम IMA के। आप दोनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर सिद्धार्थ गुप्ता, मैं आपके पास आऊंगा। बहुत से लोग रिकवर हुए हैं लेकिन अब भी उनके अंदर कई तरह के लक्षण हैं, रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है लेकिन कमजोरी महसूस कर रहे हैं। जो लोग ठीक हुए हैं, जो घर में हैं, उनके लिए आपके क्या सुझाव होंगे, क्या करना चाहिए? नमस्कार राजेश जी, आज मैं खुद रिकवर हुआ हूँ। आज मेरे डेज ऑफ आइसोलेशन कंप्लीट हुए हैं और रिकवरी में सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होता है कि हमें डाइट का ऊपर सबसे ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। डाइट के साथ साथ जो हमने अपने आइसोलेशन डेज में जो हमने दिनचर्या फॉलो करी है जी, एक सकारात्मक सोच के साथ ही हम इसको एक एक दिन को बड़ा इसलिए हम जल्दी रिकवर हो सकते हैं। क्योंकि मैं खुद कोरोना से ग्रसित था और मैं अपनी अगर मैं दिनचर्या का बताऊं तो, और आज दर्शकों को चैनल के माध्यम से यही मैं बताना चाहूंगा कि मैंने अपने दिनचर्या को नियमित तरीके से रखा। जब सिम्टम आए थे पूरा अपने आप को आइसोलेशन रखा था, आइसोलेशन में बहुत सकारात्मक सोच को रखा था। टीम इनहेलेशन के साथ साथ जो भी हम अपनी प्रोटीन डाइट के ऊपर मैंने बहुत ज्यादा फोकस करा था जी। जो वेट बढ़ाने वाली चीजें जैसे कार्बोहाइड्रेट से फैट है उनको मैंने डाइट से एलिमिनेट कर दिया था। क्योंकि जो हमारे मेडिकली कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स होते हैं, जिनको डायबिटीज होती है या जिनको ओबेसिटी होती है, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अगर हम जैसे लॉकडाउन के रहते हुए और कोरोना से ग्रसित रहते हुए हम एक ही जगह कन्फाइन है, तो उसमें फिर ऐसे बहुत सारे इश्यूज हो सकते थे कि जिसमें कभी ब्लड शुगर बढ़ने का एक खतरा बड़ा रहता था। तो इसीलिए हमें इन तरह की चीजों को अवॉइड करना चाहिए। फ्लूइड, पानी की कमी कभी नहीं होनी चाहिए शरीर के अंदर जी। पानी की मात्रा, पानी का सेवन नियमित रूप से होना चाहिए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब हम जैसे पेशेंट्स में जब सिम्टम्स आते हैं, जैसे लॉस ऑफ स्मेल आता है, लॉस ऑफ टेस्ट आता है, तो उसमें उन्हीं चीजों का पालन कर सकते हैं। जैसे हमारे पास अजवाइन सीड्स है, क्यूमिन सीड्स हैं,
उसको हम स्टीम लेके, स्टीम इनहेलेशन, दालचीनी, क्रश्ड दालचीनी, कोई भी ऐसी चीजें जो आप बिल्कुल बड़ी मुश्किल से मिले, सब लोग बड़ी आसानी से मिल सकते हैं जी। आपके अपने डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन के तहत। उसके साथ साथ आपको एक प्रोटीन डाइट, पानी की शरीर में कभी कमी नहीं होने देना है, नियमित रूप से आपको अपनी दवाइयां लेनी है, जो भी आपकी प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन है, और साथ में प्रोनिंग एक्सरसाइज बहुत बहुत इफेक्टिव है। प्रोनिंग करने से जो हमारी लंग्स की जो क्षमता होती है ऑक्सीजन को लेने की, वो बहुत इफेक्टिव होता है। एक मैं जरूर बात बोलूंगा, एक चार्ट सब लोग अपना उसमें जरूर करें, जिसमें 4 से 5 बार कम से कम आपका फीवर, टेम्परेचर, पल्स रेट और ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल को जरूर मेंटेन करें जी। जब कुछ अलार्मिंग होता है तो कम से कम अपने डॉक्टर से बात करके नियमित नजदीकी सलाह लेकर बिना पैनिक करें, चीजों को एक सकारात्मक सोच को कंट्रोल करा जाए। बिल्कुल। और अनूप अग्रवाल, आपसे समझना चाहेंगे कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है, वो घर में अब आराम कर रहे हैं, इस महामारी से वो निकल चुके हैं, लेकिन अब भी कुछ लक्षण उनके अंदर हैं जिससे वो परेशान हैं या उससे निकलना चाहते हैं। इसमें कितना वक्त लगता है और उनको क्या इस वक्त करना चाहिए? राजेश जी, ये काफी कॉमन समस्या है जो इस बार कोविड में आ रही है। नॉर्मली पिछली बार से अगर हम देखें तो ज्यादातर व्यक्तियों को 10 दिन के बाद बुखार और सारे सिम्टम्स खत्म हो जाते थे जी। लेकिन इस बार ऐसा अक्सर हो रहा है कि मरीज को फीवर 9वें, 10वें, 11वें, 12वें दिन तक रह रहा है और RT-PCR नेगेटिव आने के बावजूद भी कुछ ऐसे केसेस सामने आए हैं जहाँ पर 14वें या 15वें दिन कॉम्प्लिकेशंस उनमें आ गई हैं। तो कुछ सेट ऑफ पेशेंट्स हैं जिनको विशेष ध्यान देना है, जो ओल्ड एज के पेशेंट्स हैं, जो हाइपरटेंशन, डायबिटीज और हार्ट के पेशेंट्स हैं। इन पेशेंट को विशेष ध्यान देना है कि कोविड निगेटिव आ जाने के बावजूद भी उनको अपना ऑक्सीजन लेवल, अपनी पल्स रेट और वीकनेस पर ध्यान देना है। अगर उनका ऑक्सीजन लेवल इस समय भी गिर रहा है तो ये अलार्मिंग सिग्नल है और उनको तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना है, क्योंकि ये जो सेकेंड निगेटिव आने के बाद जो दोबारा एक बार ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल होने के बाद 14वें या 15वें दिन ऑक्सीजन लेवल गिर रहा है और सडन डेथ लोगों में हो रही है, ऐसा मानते हैं कि ये किसी तरह के मायोकार्डाइटिस या हार्ट पर अफेक्ट करता है, जिसके कारण ऐसा हो रहा है। तो इससे बचने के लिए सावधानी रखने की जरूरत है। हम अपना ऑक्सीजन लेवल अपनी पल्स रेट पर नेगेटिव आ जाने के बाद भी ध्यान रखेंगे। तो मैंने बताया ओल्ड एज के लोगों के लिए। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो भी पेशेंट डायबिटिक, हाइपरटेंसिव और हार्ट के लोग हैं जी, उनको, क्योंकि ज्यादातर मरीजों को स्टेरॉइड दी गई है। स्टेरॉइड में एक खराबी होती है कि जहां वो अच्छा कर रहा है लेकिन डायबिटीज को बहुत ज्यादा अनकंट्रोल कर देता है। जिस व्यक्ति की डायबिटीज इसके पहले 100 और 200 चल रही होगी, उसकी 400 और 500 तक पहुंच सकती है। तो आपको बहुत स्ट्रिक्टली ध्यान देना है, अपने फिजिशियन से सलाह लेके जो भी इंसुलिन या दवाइयों की जरूरत है, रेगुलरली सुबह शाम अपने डायबिटीज को घर पर मेजर करके और डायबिटीज को कंट्रोल करना है। क्योंकि अगर आप डायबिटीज को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं तो आपको सेकेंडरी इन्फेक्शन हो सकता है और एक तरह का फंगल इन्फेक्शन जो आईसीयू और पोस्ट आईसीयू मरीजों में इस समय म्यूकोरमाइकोसिस नाम का आ रहा है, जिसके कारण लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, डेथ हो रही है, वो होने का चांस रहता है जब डायबिटीज अनकंट्रोल है। तीसरा, जो मरीज हार्ट के हैं, जैसा कि हम सब लोग बार बार कहते हैं कि आप अच्छी डाइट खाइए, सॉल्ट लीजिए और पानी ज्यादा पीजिए, लेकिन कुछ सेट ऑफ मरीज हार्ट के होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं कार्डियक ओवरलोड है, जो अक्सर की लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपरटेंशन वाले मरीजों में होता है। उनको अपने लिक्विड डाइट पर विशेष ध्यान देना होगा। ऐसा ना हो कि वो 3 और 4 लीटर दें, वो जो उनका फिजिशियन ने पहले से उनको फ्लूइड की मात्रा, जो कि नॉर्मली लगभग गर्मियों के मौसम में 1.5 लीटर के आसपास बताई जाती है, उसको उन्हें मेंटेन करना होगा। ये तो कुछ सेट्स ऑफ पेशेंट्स में हो गया जी। उसके अलावा जैसा कि अभी सिद्धार्थ जी ने बताया कि एक सिंपल से वर्ड में अगर मैं कहूँ कि ये जो आपका डेली लाइफ स्टाइल है उसको आपको ध्यान देना होगा। सही समय पे उठे, सही डाइट ले। जो हमारी इंडियन डाइट होती है वो बेस्ट डाइट होती है, घर का बना हुआ खाना खाए, सलाद ले, फ्रूट्स ले, जूस ले, और स्पेशल ध्यान आपको अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज पे ध्यान रखना है। अब किसी भी तरह का प्राणायाम या किसी भी तरह की ब्रीदिंग एक्सरसाइज
या जो रेडीमेड एक्सरसाइज के लिए आता है उसको आप जरूर से रेगुलरली यूज करें। क्योंकि जब भी ये कोरोना होता है तो सबसे ज्यादा इसका इफेक्ट लंग्स में होता है, और एक बार आप ठीक हो भी जाए तो जो लंग्स में आपको फाइब्रोसिस होती है उसको ठीक होने में लंबा समय लग सकता है जी। अगर आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते रहेंगे तो आपको आगे आने वाले समय में ये प्रॉब्लम क्रॉनिक नहीं रहेगी, उसमें करेक्शन हो सकता है। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज अपनी डाइट पर और अपनी दिनचर्या पर जो भी व्यक्ति करेक्ट हो रहे हैं उनको कम से कम 1 महीने तक ध्यान रखने की जरूरत है। बिल्कुल। डॉक्टर सिद्धार्थ गुप्ता, आपसे समझना चाहेंगे कि किस तरह की डाइट होनी चाहिए रिकवर होने के बाद, और किस तरह की एक्सरसाइज जो है वो लोग शामिल कर सकते हैं, और जिन्होंने पहले कभी एक्सरसाइज नहीं की है, योग नहीं किया है, अब वो कैसे इसकी शुरुआत करें? देखिए, जो भी हमें एक्सरसाइज अपने आप को रखना है बहुत माइल्ड शुरू में रखना है, क्योंकि ऑलरेडी बॉडी रिकवर कर रही है। मैं इसमें बहुत सिंपल से एग्जांपल दूंगा जी। कोई गाड़ी वर्कशॉप पे आई है रिपेयर होने के लिए, आप उसको रेसिंग कार ना बनाए तो ज्यादा बेटर है। तो आप बॉडी का एक अपना मैकेनिज्म होता है, वियर एंड टियर एंड रिपेयर मैकेनिज्म, तो उसको रिपेयर मैकेनिज्म को हमें माइल्ड एक्सरसाइज से ही शुरुआत करनी चाहिए। जैसे आप सुबह अपना जो आपके डेजिग्नेटेड एरिया है जहाँ पे आप अपने आप अगर वॉक कर सकते हैं वॉक करें, अपना प्राणायाम माइल्ड प्राणायाम करें, साथ में जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है जिसे डीप ब्रीदिंग कहा जाता है उसको श्वास, बेसिकली जो सबसे इम्पोर्टेंट है श्वास लेने की जो प्रक्रिया होती है जिसमें आपके एक अनुलोम विलोम भी है और बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आप अपने आप के लंग्स को अपने आप को और शक्ति प्रदान दे सकते हैं, कर सकते हैं, सशक्त कर सकते हैं, वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। रनिंग, मॉडरेट रनिंग कुछ भी इस तरह का अभी ना करें, क्योंकि जब तक पूरा रिकवर होने में भी देखिए समय लगता है, और रिकवरी में आप ये मान के चलिए, क्योंकि हमने बहुत सारे ऐसे केसेस भी देखे, चैलेंजिंग केसेस भी देखे कि वो सही होकर आ गए हैं, फिर वो अपने आप को मेंटली सोचते हैं कि हम सही हो गए, अब हम ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं। तो बहुत जल्दीबाजी नहीं करना है किसी की तरफ से। अपनी एंजाइटी, अपने एप्रीहेंशन को बहुत बिल्कुल कंट्रोल में रखना है। डाइट के माध्यम से, इसमें मैं आपको बताऊंगा जितना प्रोटीन है, स्प्राउट्स है, अंकुरित चने हैं, कुछ दालें हैं, दाल का सूप है, न्यूट्री है, सोया है, तो उसका सेवन कर सकते हैं। अगर कोई सूप पीना चाहते हैं, जैसे टमाटर का सूप है, तो उसमें टमाटर की मात्रा कम और कुछ लाल रंग की गाजरें या कुछ इस तरह का करके दे सकते हैं, जो हेल्दी भी रहे, फाइबरस भी रहे, न्यूट्रिशन रहे। अभी डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे से बताया, बिल्कुल मैं भी बड़े गौर से सुन रहा था। उन्होंने हर एक पेशेंट के बारे में बिल्कुल क्लासिफाई करके बता रहे थे, कॉम्प्रोमाइज और डायबिटिक और जिनको भी मेडिकली कॉम्प्रोमाइज कंडीशंस है, तो उन सब बातों का पूरा ध्यान रखना है। साथ में जो भी हमारी और इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर कुछ फ्रिक्वेंटली मतलब टाइम पे, ऐसा नहीं कि आपको कोई स्टारवेशन या फास्टिंग वाला कुछ रखना है। जैसे हम ऑफिस जाते थे तो ऑफिस में तो रहता है कि फिर हम जैसे सुबह दोपहर शाम कुछ इस तरह का टाइम फिक्स हो जाता है, ऐसा नहीं। इसमें बीच अपने फ्रूट्स लेते रहें, कुछ सलाद लेते रहें, और जो भी सीजनल है उस चीज का ज्यादा जी करें। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है कि डाइट के माध्यम से, व्यायाम के माध्यम से, हल्की एक्सरसाइज के माध्यम से और बेहतर किया जा सकता है। डॉक्टर अनूप अग्रवाल, आपसे ये मैं जानना चाहूँगा कि बहुत से लोग जो रिकवर हो रहे हैं वो प्लाज्मा भी डोनेट कर सकते हैं। उसकी अवधि क्या होनी चाहिए, कितने वक्त के बाद प्लाज्मा डोनेट किया जा सकता है, और क्या उन लोगों को करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त प्लाज्मा की भी बहुत ज़रूरत है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको इसकी नीड है। राजेश जी, 2 बातें मैं इसमें एक तो क्लियर करना चाहूंगा कि जिन भी लोगों के संबंधी, सगे संबंधी सीरियस है और वो डॉक्टर्स को इस बात पर हॉस्पिटल में प्रेशर नहीं दे कि प्लीज प्लाज्मा चढ़ाइए, क्योंकि ये एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसके बारे में कंट्राडिक्टरी भी बातें आती रही है कि प्लाज्मा का रोल कितना है। यहाँ पर बहस करना मुश्किल होगा कि प्लाज्मा का रोल कितना है, बट ये कहीं भी एविडेंस बेस नहीं है कि प्लाज्मा लाइफ सेवर ही है और चढ़ाना जरूरी है। दूसरी बात जो आपने कही कि कौन लोग प्लाज्मा दे सकते हैं, जो भी लोग कोविड से रिकवर हो गए हैं और रिकवरी के बाद 3 से 4 हफ्ते बाद, क्योंकि तब तक शरीर एक नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है और जो एंटीबॉडीज बनी होती है उसका हाईएस्ट लेवल होता है जी, 4 हफ्ते बाद वो डोनेट कर सकते हैं।
डोनेट करने का बहुत साधारण तरीका है। जैसे नॉर्मल प्लाज्मा डोनेट होता है वैसे ही होता है। उनको डेजिग्नेटेड ब्लड बैंक में जाना होगा। ये सभी ब्लड बैंक में ये वाला प्लाज्मा का डोनेशन नहीं होता है, ये चीज आपको समझने की जरूरत है। जब भी आप ब्लड बैंक में जाते हैं वहां पर सबसे पहले आपका एंटीबॉडी लेवल चेक करा जाएगा। हाँ। और अगर ये पाया जाएगा कि आपके शरीर में कोविड से रिलेटेड एंटीबॉडी की सफिशिएंट मात्रा है, तभी आपका प्लाज्मा लिया जाएगा और आपको जो दूसरा प्लाज्मा है जो बैंक में ऑलरेडी है वो दे दिया जाएगा। अब ये सभी को इस बात से निश्चिंत रहना चाहिए कि जो भी आप प्लाज्मा देते हैं उससे कभी भी आपको कोई वीकनेस या परेशानी नहीं होती है। और आपका ये प्लाज्मा अगर आप दे रहे हैं और जिस मरीज को चढ़ रहा है और फायदा होता है तो डेफिनेटली एक जान बचाने में सहायक है। तो ना तो डरे प्लाज्मा देने से, ना घबराए और न किसी डॉक्टर्स को या हॉस्पिटल को आप प्रेशराइज करें कि नहीं प्लीज प्लाज्मा जरूर से चढ़ाइए। जी। और डॉक्टर साहब एक चीज और मैं समझना चाहूंगा कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो रिकवर तो हो चुके हैं, जिनकी रिपोर्ट 10-12 दिन में नेगेटिव आ गई, लेकिन जो कुछ लक्षण हैं वो अभी रह गए। किसी की खांसी ठीक नहीं हुई ठीक से, किसी को बुखार फिर से आ रहा है, किसी के गले में खराश है। तो इसमें कितना वक्त लग सकता है नॉर्मल होने में, और क्या नेगेटिव आने के बाद भी इस तरीके के लक्षण कुछ रह जाते हैं? राजेश जी, ज्यादातर मरीजों में खांसी, थोड़ी सी खराश, जनरलाइज्ड वीकनेस, किसी को हल्का सा फीवर 1-2 दिन में 99-100 तक आना, ये काफी सारे मरीजों में रह रहा है। और डिपेंड इस बात पर करता है कि उस व्यक्ति की अपनी शारीरिक क्षमता बीमारी से लड़ने की कितनी है। क्योंकि देखिए जब भी ये वायरस अटैक करता है तो इसको एक तरह की आग ही समझिए, जिसने आपके ऊपर अटैक किया और वो आपके शरीर में जाकर सारे सेल्स पर मल्टीप्लाई करता है। तो आपके शरीर के एक एक कण को वो अफेक्ट करता है। और जब ये वायरस मर जाता है, यानी कि जब आपकी आर्मी जो कि एंटीबॉडी होती है इससे लड़ के इस वायरस को खत्म कर देती है, तो जो उसने आपके शरीर पर सेल के लेवल पर कण कण में नुकसान पहुंचाया है उसको रिकवर होने में समय लगता है। और ये अक्सर नेगेटिव होने के बाद 3 से 4 हफ्ते तक का समय लग सकता है। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपने डॉक्टरी सलाह पर कोई भी खांसी या जुकाम की दवा ले सकते हैं, जो सिद्धार्थ जी बेहतर बता पाएंगे कि क्या घरेलू उपाय इसके लिए करे जा सकते हैं। और लगातार गार्गल दिन में 2 से 3 बार और मिनिमम 2 बार भापारा 2 से 3 हफ्ते तक जारी रखें। जैसा कि आपको सिद्धार्थ जी ने भी बताया कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज को भी जारी रखें। तो ये पूरा सिम्टम 2 से 3 हफ्ते तक निगेटिव आने के बाद वीकनेस, गले में खराश, हल्की सी या ज्यादा सी खांसी बनी रहना, बीच बीच में कभी कभी फीवर आना। और आपको ये वॉच करना होगा कि अगर मुझको आज ये प्रॉब्लम है तो ऐसा तो नहीं है अगले 4-5 दिन में बढ़ गई है। अगर ये सारी समस्या आपके अगले 4-5 दिन में निगेटिव आने के बाद दोबारा बढ़ना शुरू हो रही है तो आपके दिमाग में एक अलार्म बज जाना चाहिए, घंटी बज जानी चाहिए कि मुझे कोई और समस्या तो नहीं हो रही है। आप तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। किसी भी घरेलू इलाज से ये शायद ना ठीक हो और आपको प्रॉब्लम हो सकता है। और अगर ये लगातार धीरे धीरे किसी भी रफ्तार से ठीक हो रही है तो इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये 2 से 3 हफ्ते में नॉर्मली सभी मरीजों में ठीक हो जाता है। ठीक। डॉक्टर सिद्धार्थ गुप्ता, आप चूंकि घर में रह के आपने रिकवर किया है और हमारी बहुत शुभकामनाएं आपको, और आप लगातार हमारे साथ जुड़ते भी रहे, बीच में अपने सुझाव देते रहे। आप इस वक्त जो दर्शक आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या सुझाव देंगे? क्योंकि बहुत से लोग हैं जो होम आइसोलेशन में हैं। क्या आपकी दिनचर्या रही, कैसे आपने रिकवर किया और क्या कुछ आपके सामने दिक्कतें और चुनौतियां आई? बिल्कुल, डॉक्टर अग्रवाल जी ने बहुत अच्छे से बताया और मैं अभी दर्शकों को यही बताना चाहूंगा कि जिस तरह से मेरे सामने जो सबसे बड़ी चुनौती थी, क्योंकि जो मेरे जो ब्लड पैरामीटर्स थे, RT-PCR रिपोर्ट के अलावा मेरे ब्लड पैरामीटर्स काफी बड़े थे। उसमें मेरे को कभी भी हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ सकती थी। फिर मैंने अपने डॉक्टर्स के, जो मेरे खुद के 1-2 कोलीग और टीम ऑफ डॉक्टर्स के संपर्क में आके तो उन्होंने बताया कि हम इन पैरामीटर्स को भी नॉर्मलाइज कर सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले प्रोनिंग एक्सरसाइज शुरू करा, जिससे मैंने अपना लंग्स का जो ब्रीदिंग एफिशिएंसी है, स्पेशली जिससे मेरा ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल नॉर्मलाइज हो सके, सबसे पहले तो मैंने उसके ऊपर ज्यादा फोकस करा। स्ट्रेस ब्रेकर जितना भी, जैसे मेडिटेशन हो गया, ध्यान हो गया, ध्यान लगाना,
इसके ऊपर मैंने बहुत ज्यादा फोकस करा जी। मैंने एक चीज और देखी थी साथ में कि जब मेरे को खांसी हुआ करता था, जैसे स्पेशली स्टीम इनहेलेशन लेने के बाद या फिर ऑब्वियसली कोविड रिलेटेड जो खांसी होती थी, तो उसमें मैंने प्रिस्क्रिप्शन के अलावा कफ सिरप, इसमें जैसे एक्सपेक्टोरेंट्स होते हैं, जैसे आपका भी कोई एक्सप्रेशन था कि जिन लोगों को खांसी रह जाती है ठीक होने के बाद भी, तो अगर वो अपने गाइडेंस में कफ एक्सपेक्टोरेंट्स को यूज कर सकते हैं, अगर उनके डॉक्टर एडवाइस करते हैं विदाउट नेमिंग एनी ब्रांड, ग्लोजिटेक्स और डायलोसिन हो, तो उसको 1-1.5 हफ्ते में करने से उनको अगर रिलीफ मिलता है तो वो उसको सेवन कर सकते हैं 1 टीस्पून अ डे या 2 टीस्पून अ डे अकॉर्डिंग टू द सिवियरिटी ऑफ द डिजीज। एक मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज रखी, क्योंकि मुख शरीर का आईना है। हाँ। स्वस्थ मुख अगर है तो स्वच्छ और स्वस्थ शरीर है। तो ओरल कैविटी का बहुत ज्यादा इसमें ध्यान रखा। इसमें जैसे हमने अपने एक हमारे कवाला ग्रहा कवाला गंदूषा है जो हमारे पतंजलि और सुश्रुत चरक संहिता में भी लिखा हुआ है, जिसमें हम तिल का तेल लेके अपने मुंह के अंदर उसको सुबह उठ के करीब करीब 3 से 4 मिनट उसका कुल्ला करने की कोशिश करते हैं, उससे उसको स्पिट कर देते हैं जी। तो जितने भी हमारे मुख के जो टॉक्सिन्स होते हैं ओरल कैविटी के, वो सारे टॉक्सिन्स एलिमिनेट हो जाते हैं। यही एक रीजन होता है कि आपके कोई भी ओरल कैविटी से कोई टॉक्सिन्स अंदर शरीर के अंदर नहीं जाएगा। तो इसमें स्वच्छता, क्लीनलीनेस की अगर हम बहुत ज्यादा एम्फेसाइज रखेंगे तो हम अपने आप को भी स्वस्थ जल्दी करेंगे और अपने घर परिवार को भी बिल्कुल स्वस्थ रख सकेंगे। ठीक, बहुत अच्छी बात आपने डॉक्टर सिद्धार्थ गुप्ता आपने कही। अनूप जी, आपसे आखिर में, चूंकि वक्त की भी कमी है, आखिर में आप क्या सुझाव देंगे उन लोगों को जो रिकवर हुए हैं? आपकी तरफ से क्या अपील होगी, क्या सुझाव होगा? देखिए राजेश जी, पहले तो मैं सिद्धार्थ जी को बधाई देता हूँ कि वो होम आइसोलेशन से बढ़िया होके आ गए, और इन्हीं की एक्सपीरियंस से मैं एक सुझाव होम आइसोलेशन के समय सभी अपने मरीजों को, सभी अपने यूपी के दर्शकों को देना चाहता हूँ कि प्लीज अगर आपके ब्लड पैरामीटर्स बढ़ रहे हैं तो घबराएं मत। ब्लड पैरामीटर्स, आपको इन्फेक्शन है, बढ़ेगा, बिना, पहली बात तो बिना डॉक्टरी सलाह के ये डी डाइमर, एसडीएच, फेरेटिन और ये सब मत कराइए। अगर आपने करा भी लिया है तो प्लीज उसका इंटरप्रिटेशन, यानी कि उससे करना क्या है, घबराने की जरूरत है या नहीं, वो डॉक्टर से सलाह कर होकर ही घबराइए। तो अपनी मानसिक हेल्थ को, अपनी मानसिक स्ट्रेंथ को बहुत स्ट्रांग रखिए। 90% से ज्यादा मरीज ठीक हो जाते हैं, और सिद्धार्थ जी उसके एग्जाम्पल जी। और बहुत ठीक होने के बावजूद आपको यही चीज जरूरत है कि अपनी मानसिक स्थिति, फिजिकल स्थिति और लाइफ स्टाइल मानसिक रूप से स्ट्रांग रहे कि आप अब कोरोना से उबर चुके हैं, अब आपको कुछ नहीं होने वाला। फिजिकल के रूप में एक्सरसाइज को अपने जारी रखें। लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट में जो भी आपके शरीर में बीमारियां हैं, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, किडनी, उसकी जो भी दवाइयां आप पहले से खा रहे थे उनको कंटिन्यू रखें, और अपनी हेल्दी अच्छी डाइट लें। और मैं डाइट का एक सिंपल कहता हूं कि जो हमारी इंडियन थाली है, इसमें दाल, रोटी, चावल, सब्जी, सलाद, पापड़ सब कुछ होता है जी, वो एक आइडियल डाइट है। अगर आप वो ले रहे हैं तो आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप एक बार रिकवर हो गए हैं तो ठीक ही रहेंगे। बिल्कुल, और रिकवर होने के बाद बहुत जरूरी है कि सकारात्मक रहें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सिद्धार्थ गुप्ता, डॉक्टर अनूप अग्रवाल जी, इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और जो आपके सुझाव रहे, जो बातें रही, हमें पूरी उम्मीद है कि जो लोग इस वक्त देख रहे थे इस कार्यक्रम को और जो घर पे रह के रिकवर हुए हैं या अस्पताल से जो घर आए हैं, उनके लिए ये बेहतर साबित होगा। और जाहिर है कि जो एक्सपर्ट ने कहा उस हिसाब से आप चलें, अपने दिनचर्या को बेहतर बनाएं, खान पान को अच्छा रखें और व्यायाम को अपने दिनचर्या में जरूर जोड़ें। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें।